जी सर। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स कर रहे हैं और इसका फायदा इन द लॉन्ग रन हम लोग सबको बहुत ज्यादा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए, 7th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 22-23 दिसंबर 2016, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 7 महीने पहले 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। तो हम यहाँ आते, सेक्शन 81 पावर टू अरेस्ट एंड सेक्शन 92 प्रोसिक्यूशन। ये पावर टू अरेस्ट आज के डेट में किस सेक्शन में है? सेक्शन 69 में। और प्रोसिक्यूशन किस सेक्शन में है? 132 में। मुझे एक बात बताइए, पावर टू अरेस्ट में सेक्शन 69 में किसके पास पावर है अरेस्ट करने का? कमिश्नर को पावर है। और 132 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए बी सी और डी में पावर है। बेसिकली ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस है। ए बी फेक इनवॉइस का केस है। सी यू हैव कलेक्टेड टैक्स बट नॉट डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, अगेन दिस इज द ऑफेंस। और डी मुझे याद नहीं आ रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। वैसे नॉर्मली अरेस्ट करने का पावर किसके पास होता है? प्रोसेस ऑफ अरेस्ट क्या होता है? अब पुलिस में कंप्लेंट फाइल कीजिए। पुलिस के पास जो पावर है अरेस्ट करने का वो इंडियन पिनल कोड से आता है। तो पुलिस को जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो इंडियन पिनल कोड का कोई सेक्शन का वॉयलेशन होता है, तभी पुलिस को पावर मिलता है अरेस्ट करने का। ठीक बात है। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो पुलिस अरेस्ट कर लेगा, बेल आपको मजिस्ट्रेट देगा। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो मजिस्ट्रेट के पास से अरेस्ट वारंट लेके आना पड़ेगा। अगर सेक्शन 69 नहीं होता तो अरेस्ट करने का पावर पुलिस के पास होता और पुलिस को यह लिखना पड़ता जीएसटी में, अगर आप ये करेंगे तो इसका आईपीसी का कोई सेक्शन का वॉयलेशन होगा, तभी पुलिस के पास पावर बनेगा। लेकिन उन्होंने ये सारा का सारा पावर किसको डिलीगेट कर दिया? कमिश्नर को। देखते हैं। He also informed that the provisions regarding gross misdeclaration in the description of the supply on invoices had been deleted, keeping in view the guidelines agreed upon in the last meeting that no arrest should be made in a case relating to any gray area in assessment. अब एक बात समझिए, एचएसएन अगर आपने गलत लिखा या उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स गलत लिखा तो अरेस्ट का प्रोविजन है या नहीं है? नहीं है। बोला एचएसएन और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स अगर आप गलत लिखते हैं तो ये तो असेसमेंट का पार्ट है ना। यस सर। असेसमेंट करने के बाद ही पता लगेगा कि ये इसमें कम टैक्स दिया गया है या नहीं दिया गया। यानी कि ग्रे एरिया असेसमेंट के बाद ही, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर फेक इनवॉइस का केस है जहां पर यू आर रिमूविंग गुड्स विदाउट इनवॉइस, या आपने इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाइंग गुड्स, तो इस और या फिर कलेक्शन ऑफ टैक्स विदाउट डिपॉजिटिंग टू द गवर्नमेंट, ये सब कंफर्म केसेस है, इसलिए अरेस्ट है। Gujarat stated that there should not be a situation of arrest in a case where if by chance any truckload of goods for some reasons moves without a document, और ऐसा है भी नहीं कि अरेस्ट भी नहीं होता। He further observed that the commissioner should also be punished for misusing this provision. The honorable minister from Assam also supported this view. ये है नहीं, लेकिन कमिश्नर इसको मिसयूज करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, ऐसा कोई भी लॉ जीएसटी में नहीं बनाया गया। He supported the principle of making a distinction between small and big tax offenders and also expressed support for removing any interpretational clause as a ground for arrest. Bihar pointed out that if tax collected by taxpayer was not paid to the government, it seriously affected the interest of the state, as this money could be spent for the benefit of the poor. The first viewpoint, criminal law, namely for forgery, fake invoices,
breach of trust, failing in the duty to act as agent of the government, to collect and deposit tax into the government account, and cheating, moving goods without paying tax. He pointed out that in the new text, no arrest could be made where non-payment of tax was due to dispute in interpretation, and that there was sufficient safeguards against harassment, namely that arrest could be only authorized by the commissioner, and tax evasion threshold for arrest was rupees 2 crore or more, and it was bailable for evasion up to an amount of rupees 5 crore. The Honorable Minister from Assam observed that arrest should be non-bailable in respect of repeat offenders. और subsequent offense में वो non-bailable ही है. 132 subsection 2 में लिखा हुआ है. The Honorable Chairperson observed that the sanction of the central government would be required if action was initiated under CGST Act, and if action was initiated under the SGST Act, sanction of the state government would be required. ऐसा है नहीं, लेकिन एक बार देखें. वन 132 देखिए मैं बोल रहा था पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस 130(1)A यहां अरेस्ट है, बी में अरेस्ट है, सी में अरेस्ट है और डी में अरेस्ट है. बाकी कहीं जगह अरेस्ट नहीं है, याद रखिएगा. और अब ये कह रहा है कि ये सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, और वो जो अप्रूवल की कहानी है ये लिखा हुआ है, a person shall not be prosecuted for any offense under this section except with the previous sanction of the commissioner. और यहां पर ये लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वुड बी रिक्वायर्ड. कमिश्नर लिखा हुआ उसकी जगह, ठीक है. फिर द सेक्रेटरी टू द काउंसिल क्लैरिफाइड दैट इन द नॉर्मल कोर्स द इन्वेस्टिगेटिंग विंग वुड मूव द प्रपोजल टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी would apply this mind. अच्छा, मैं पहले आपको प्रोसेस बता देता हूं, आपको शायद पता हो या नहीं हो. मान लीजिए कमिश्नर ने अरेस्ट किया, और ये 5 करोड़ से ज्यादा का इवेजन है, तो अरेस्ट कमिश्नर कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस. होता कैसे अरेस्ट, देखिए आप समझिए. सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में इन्वेस्टिगेशन हुई किसी के यहां, और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा ये फेक इनवॉइसेस का केस है. और अगर फेक इनवॉइस का केस है तो वो डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है. अरेस्ट वारंट कौन साइन करेगा? कमिश्नर ही साइन कर देगा. तो ऑफिसर्स ऑफ अरेस्ट वारंट ब्लैंक कमिश्नर से ब्लैंक साइन करवा के ले आएंगे, नाम बाद में लिखेंगे, और वो तुरंत अरेस्ट होता है, इमीडिएटली. जैसे ही तुरंत अरेस्ट हुआ वैसे ही उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता फॉर बेल. अब मजिस्ट्रेट या तो बेल देगा या नहीं देगा. बेल दे दिया तो अच्छी बात है. अब ये कहां है? छूट गया, घर में बैठा हुआ है. अब इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, यानी कि चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, और चार्जेस फ्रेम करने के लिए अगेन दे विल टेक टाइम, 6 मंथ to 8 मंथ या 3 मंथ 4 मंथ. तो उसके बाद अब चार्जेस फ्रेम करने के लिए, प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, लोअर कोर्ट में, तभी पॉसिबल है. उसके लिए कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो ये पूरा प्रोसेस है, और ये पूरा प्रोसेस इन्होंने क्या किया है, masterlearning.com दिखाता हूं आपको. इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकाला हुआ है जो हमने आपके साथ पढ़ा भी था. ये 1 सितंबर 2022 अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन इन जीएसटी. तो उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कैसे अरेस्ट होगा. अब यहां पर मिनट्स में देख लेते हैं क्या कह रहा है.
The secretary to the council clarified that in normal course, the investigating wing would move the proposal to the designated authority, who would apply his mind whether or not to sanction prosecution. Sanction कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। लेकिन उन्होंने कोई एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बना दी, वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑब्वियसली कमिश्नर ही होगा। कमिश्नर सिंगल होगा या उसकी टीम होगी, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल में देखना होगा। The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat also raised a question whether before sanction prosecution, the taxpayer could be given time to pay the accused person as a compounding amount, but this facility could be used only once. Compounding का concept है किस सेक्शन में? कंपाउंडिंग 137 नहीं 138, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। पूरे लाइफ में एक ही बार कंपाउंडिंग कर सकता है, ये कहीं लिखा हुआ भी है। Andhra Pradesh would adversely affect the ease of doing business and could create a fierce psychosis among the traders। तो ये कह रहे हैं आंध्र वाला कि अरेस्ट का प्रोविजन रखो ही मत, या रखो तो 5 करोड़ बहुत कम है, ज्यादा रखो। तो वो समझाएंगे 5 करोड़ भी रीजनेबल है। The Honorable Chairperson observed that the breaches of the provisions which attracted arrest were both commercial and criminal offence, as was the case with smuggling activities. The Honorable Minister from West Bengal supported the view of the Honorable Minister from Kerala and observed that arrest should be for such offence which were akin to criminal offence। तो दो तरह का ऑफेंस है, एक इकोनॉमिक ऑफेंस, दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस। तो कह रहे हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अरेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। तो अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि भैया कि जैसे स्मगलिंग में बोथ क्रिमिनल और इकोनॉमिकल दोनों है, वैसे इसमें भी है। A arrest could be made for repeat offences, expression central government to be replaced by the expression designated authority, and they replace designated authority by commissioner। इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अपीलेट ट्रिब्यूनल कब सेटअप होगा? अच्छा, इससे पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में कितना जमा करवाना पड़ता है? प्री डिपॉजिट कितना जमा करवाना पड़ता है? 10%। और अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या है? 20%। आप लोगों को याद होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये 10% एक्स्ट्रा है या 20% एक्स्ट्रा है? 20% एक्स्ट्रा। 20%। तो टोटल डिपॉजिट कितना है? 30%। यही बोल रहा है इसमें, देखिएगा। और फिर इसमें यह भी डिस्कशन हो रहा है कि आप 10%, कोई स्टेट कह रहा है 10% कम है, कोई स्टेट कह रहा है कि 10% ज्यादा है, इसको 5% कर दीजिए। फिर कुछ स्टेट्स का यह भी ओपिनियन रहा कि अपीलेट अथॉरिटी को डिसाइड करने दीजिए स्टे देना है या नहीं देना बाकी अमाउंट के लिए। फिर बोल रहा है कि पिछले रिजीम में 7.5% था, 10% ज्यादा हो जाएगा, 7.5% कर दीजिए। ये सारे डिस्कशन चल रहा है। तो कम के लिए भी और ज्यादा के लिए, दोनों के लिए advantages, disadvantages। The secretary to the council suggested that logically pre-deposit at the level of first appellate authority should be lower, that is 10% of the disputed tax amount, as sometimes assessment at the original level were excessive, whereas if the case had been upheld at the level of the first appellate authority, there was a reasonable presumption that the case was strongly in favor of revenue, and therefore a higher pre-deposit could be taken for filing appeal from the tribunal। समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में कम होना चाहिए। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अगर इन फेवर ऑफ रेवेन्यू कर देता है तो ऑब्वियसली ज्यादा प्री डिपॉजिट होना चाहिए, इसलिए 20% किया हुआ है। The Honorable Minister from Punjab suggested to keep a higher pre-deposit in order to discourage frivolous appeals and informed that presently under their VAT Act it was 25%। तो पंजाब में 25% था। He observed that for filing appeal in tribunal, pre-deposit would be effectively 30%, 10 plus 20। The Honorable Minister from West Bengal suggested that delay in decision beyond the prescribed period of 1 year। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में उसको डिसीजन 1 साल के लिए देना है और वो 1 साल के अंदर एडवाइजरी है, तो वो कह रहा है कि मे की जगह शैल कर दो। Beyond the prescribed period of 1 year should lead to an automatic decision in favor of the appellant, which was an existing provision in the West Bengal VAT law। तो बहुत अच्छा प्रोविजन था कि भैया 1 साल के अंदर डिसीजन नहीं दोगे तो इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर आएगा।
The Honorable Chairperson observed that this would not be a desirable provision as delays could be for various reasons, including deliberate acts of appellant, and substantive benefits should not accrue on this basis. The Commissioner GST further pointed out that there was already a provision of not granting more than 3 adjournments during an appeal. एडवांस रूलिंग, आज के डेट में एडवांस रूलिंग का सेक्शन कौन सा याद है आप लोग को? 110 110 से कहां तक है? शायद 110 नहीं तो ट्रिब्यूनल है। ओके ये 97 98 है, मुझे याद आ रहा है। हाँ ये रहा 96 से ले लेते हैं और 99 तक। 99 सेक्शन 96 to 99। Advance ruling was often used by those making new investment, say in manufacturing activity, to determine the rate of duty on the new product with certainty, and it helps them in their financial planning. The secretary to the council further explained that it was not to be headed by a judge, but to consist of a committee of tax officers, and it also had an appeal provision. He observed that the experience in income tax was that advance ruling took a long time to settle, as it had become a formal judicial process, and he hoped that the proposed arrangement under the GST law would lead to a faster decisions. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए हुआ क्या, इनकम टैक्स के एडवांस रूलिंग में जज बैठता है, जीएसटी के एडवांस रूलिंग में ऑफिसर्स बैठेंगे, हो सकता है कमिश्नर बैठ जाए, हो सकता है एडिशनल कमिश्नर बैठ जाए, तो ये इंटरनल है। जब अगर एडवांस जीएसटी के एडवांस रूलिंग में इंटरनल ऑफिसर्स बैठेंगे तो बताइए ये जो डिसीजन देंगे इन फेवर ऑफ रेवेन्यू देंगे या इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर देंगे? रेवेन्यू देंगे। इसीलिए 99% जो डिसीजन है वो एडवांस रूलिंग का इन फेवर ऑफ रेवेन्यू ही आता है। They don't give decision in the interest of law, in the interest of justice. वो इंटरप्रेट ही ठीक से नहीं करते, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट जज, उनको इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता है। तो इसीलिए 99% केसेस में इन फेवर ऑफ रेवेन्यू आता है। और एक बात बता रहा था, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में पहला, इसके बाद आप अपील में भी जा सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसको हम लोग AAAR कहते हैं। इसके बाद और एक है NAAR, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इसमें तभी जाएगा, मान लीजिए सेम इश्यू में स्टेट ए, मेरा एक स्टेट ए में भी ऑफिस है, स्टेट बी में भी मैं रजिस्टर्ड हूं। स्टेट ए वालों ने कहा 5% रेट लगेगा, स्टेट बी के एडवांस रूलिंग ने कहा 12% रेट लगेगा। सेम पेन पे दो जगह रजिस्टर्ड है, तो ये प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? यहां से यहां मैं सप्लाई करूंगा तो इसका जुरिडिक्शन बोलेगा 12, इसका जुरिडिक्शन बोलेगा 5। तो इसीलिए एक नेशनल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनाई हुई है। ऐसे केस यहां जाएंगे जहां दो स्टेट अलग अलग रूलिंग देती है। तमिलनाडु वाले कह रहे थे कि भैया ये जो एडवांस रूलिंग, मान लीजिए पर्सन ए ने लिया है, तो पर्सन ए का सेम फैक्ट पर्सन बी में भी अप्लाई होता है, तो ये इसको पर्सन बी में भी अप्लाई कर दो। तो ऑब्वियसली ये हुआ नहीं है, ना होगा। द ऑनरेबल चेयरपर्सन एक्सप्लेन्ड दैट द रूलिंग वर गिवन इन पर्सनम, उस पर्सन के लिए दिया गया है, नॉट इन रेम, पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं दिया गया है। That is not to the whole world, and therefore rulings could not apply to other similar cases. The secretary to the council further clarified that each ruling was based on the facts of a particular case and could not be applied to other cases. Presumption as to documents. मुझे एक बात बताइए, इसको मैं
समझा देता हूं इतना। मान लीजिए सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 हुआ, वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट सीज हुए। ये जो डॉक्यूमेंट जो सीज हुए हैं, आप ये कहते हैं कि मेरा बेटा क्लास 12 में पढ़ता है, ये उसका अकाउंट बुक्स है, तो क्या ये मान लिया जाएगा? आपके यहां एक पर्ची निकलती है जिसमें 88265643 लिखा हुआ है। आप ये कहते हैं ये फोन नंबर है, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है ये फोन नंबर नहीं है, आपने कोड में किसी को पैसे दिए हैं या लिए हैं, उसकी नोटिंग है। आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, आपने न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट कहता है ये कोड है, और डिपार्टमेंट इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ट्रू मानता है। ये आप ही के बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कीजिए। बताइए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके किसके पास है कि ये डॉक्यूमेंट वाकई में क्लास 12 के मेरे बेटे का है, या ये वाकई में फोन नंबर है, या ये वाकई में बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? किसके ऊपर है? टैक्स पेयर के ऊपर, क्योंकि डिपार्टमेंट पहले ही मान चुका है कि ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक बात है। तो वही लिखा हुआ है, दिस वाज ए स्टैंडर्ड प्रोविजन ऑफ लॉ that if a document was seized from the custody of a person, its truthfulness was presumed unless proven otherwise. इसका कौन सा सेक्शन है? प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट, लास्ट में है तो ये 144। स्पेशल लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, इसका सेक्शन 88। हाँ 87 88, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये रहा 85 से लेकर 94 तक, 85 to 94। स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टेन केसेस, ये क्या है? ये डिलीट कर दिया गया, अब है नहीं ये। देखिए क्या करना चाह रहे थे। मुझे एक बात बताइए, जो जितने भी सर्विस इंडस्ट्री में है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है और बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रेलवेज हैं, ये सारे सर्विस इंडस्ट्री में है। इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए हर एक स्टेट में, या सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा इनका? एयरवेज हैं, क्या प्रोविजन है आज के डेट में? सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन स्टेट, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन स्टेट, करेक्ट है? तो एक सेक्शन 137 लेके आ रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि इन सभी बिजनेस का, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज, एयरवेज, बाकी जितने भी सर्विस इंडस्ट्री है, इनका हम पूरे इंडिया में सिंगल रजिस्ट्रेशन देंगे। और ये रजिस्ट्रेशन कहां लेंगे? अंडर आईजीएसटी। और आप मुझे एक बात बताइए, इनका सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी काम चल सकता था ना, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन से?
ये तो ऐसा नहीं करते हैं कि कहीं, एक बात बताइए, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मान लीजिए आपके पास फोन है, दिल्ली का सिम है, और आप पूरे इंडिया में लेके कहीं भी घूम सकते हैं उसको। पूरे हर एक स्टेट में टावर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू वो सर्विसेज सप्लाई हो रहा है। जी। तो किस टावर से आपका सिम कनेक्टेड हो रहा है, ये तो आप जैसे जैसे मूव करेंगे टावर्स ऑफ स्टेट्स विल चेंज, करेक्ट? यस सर। तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो हर टावर से वी आर सप्लाइंग द सर्विसेज, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन ईच एंड एवरी स्टेट बिकॉज वी आर सप्लाइंग इट फ्रॉम एवरी टावर। सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री का बोले एटीएम सारे जगह है, रेलवेज हर जगह मूव कर ही रही है। अब रेलवे कोई दिल्ली से बैठ के कन्याकुमारी जा रहा है तो क्या लग रहा है, इट इज ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। If it is a continuous supply of services, तो why I should take a registration in each and every state? कुछ सर्विसेज दिल्ली में प्रोवाइड की गई होगी, जब ये ट्रेन इतना किलोमीटर यहां ट्रेवल किया, इतना किलोमीटर यहां ट्रेवल किया, इतना किलोमीटर इस स्टेट में ट्रेवल किया, तो हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बिकॉज द रिसोर्सेस ऑफ दैट स्टेट इज बीइंग यूज्ड। तो इसी पे बहस हुई है। तो ऑब्वियसली बाद में कहा गया कि नहीं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन? स्टेट ने कहा कि सर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पे। तो रीजन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन देखिए, द सेक्रेटरी टू द काउंसिल एक्सप्लेन दैट सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, एयरलाइन, रेलवेज, IT and ITES had raised several issues relating to registration in individual states. He explained that their main concern was that under GST law, they should be allowed to pool their input tax credit so that surplus ITC in one state could be used for payment of tax in another state. He added that as no unanimity could be reached on the issue, it was proposed to have an enabling power for the council to prescribe a different procedure for certain classes of taxable person. Now, इनका भी पॉइंट सही है। एक हर एक स्टेट में ये है, हर एक स्टेट में ITC एक्यूमुलेट होगा। बताइए, स्टेट ए का ITC क्या स्टेट बी के आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट हो सकता है? नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि भैया सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या, सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो। इन्होंने इसका उपाय क्या निकाला? स्टेट ए का ITC स्टेट बी में, जहां से सारा आउटपुट सप्लाई होता है, ये ITC यहां कैसे यूटिलाइज होगा? क्या प्रोसेस है? ISD, input service distributor. Gujarat explained that the law committee had discussed the issue regarding centralized registration, and it was agreed that for multi-state operators like telecom companies, processes like registration and payment of tax would be done in each state, but there would be a single return filing containing details of taxes. ये मैं बता देता हूँ इसकी क्या डिस्कस कर रहे थे। ये कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन तो हर एक स्टेट में ले लो, A, B, C, D, हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन जब रिटर्न फाइलिंग किया जाएगा तो एक ही रिटर्न फाइल करो, फाइल वन रिटर्न। और जब वो सिंगल रिटर्न में आप ये बता दो कि स्टेट ए का आउटवर्ड सप्लाई, स्टेट ए का ITC, स्टेट बी का आउटवर्ड सप्लाई, स्टेट इसका ITC, ऐसा करके हर एक स्टेट का डिटेल दे दो। ये लॉ कमिटी ने सजेस्ट किया था। फिर बाद में ये हुआ, जब आप एक ही रिटर्न में ये सारा कुछ अलग अलग हर एक स्टेट का बता ही रहे हैं, तो हर एक स्टेट को अलग अलग रिटर्न फाइल करने दो, सेपरेट रिटर्न ही फाइल करने दो, जो आज के डेट में हुआ भी। But there would be a single return filing containing details of taxes paid in each state, and that there would be a single audit by a team consisting of tax officials of the central government and a few state governments. He added that no agreement could be reached regarding cross-utilization of ITC of SGST between states. The Honorable Minister from Tamil Nadu observed that if pooling of ITC was the only issue, a separate provision could be made for this and not for other processes like registration, etc., mentioned in section 137 of GST law. The Honorable Minister from Jammu and Kashmir observed that the nature of service provided by banks made centralized registration a necessity for them, as a credit card could be swiped in one city, the IT center could be located in another city,
and the payment might be made in a third city. He further pointed out that the financial services was a growing sector and needed support. The Honorable Minister from Haryana observed that keeping an enabling provision for certain categories of taxpayers would be wise, as future complexities of the business enterprise could not be envisaged at this stage. अब बताइए इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया? जो जम्मू एंड कश्मीर वाले बोल रहे हैं कि सेंट्रलाइज क्रेडिट कार्ड एक सिटी में, दूसरे सिटी में आईटी लोकेटेड है, किसी थर्ड सिटी में पेमेंट हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बोला आरडी टू आरडी है तो क्या माना जाएगा? जिस सिटी में रिसिपिएंट लोकेटेड है, जिस स्टेट में रिसिपिएंट लोकेटेड है वो स्टेट माना जाएगा। ठीक बात है। अगर B2C है तो बैंक के रिकॉर्ड में जो एड्रेस इस कंज्यूमर का दिया गया है वो दैट विल बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक बात है। हम IGST की लाइव क्लास करेंगे तो हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे और ये सब प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, The Honorable Chairperson observed that any special procedure could not be size-centric, rather it would depend upon the nature of business. The Honorable Chairperson stated that the Council could hear the stakeholders from banking, insurance, IT, telecom, airlines and railways for 1 hour in the next Council meeting. The Honorable Minister from West Bengal posed a query whether they could be considered as separate class. अब देखिए, अगर आप किसी separate के लिए बुला रहे हैं तो जो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी ऑफ लॉ, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर चैलेंज हो जाता है तो ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा अगर ये सेपरेट क्लास प्रूव ना कर पाए तो इसीलिए वेस्ट बंगाल वाले पूछ रहे हैं कि भैया इसको सेपरेट क्लास माना जा सकता है इन इंडस्ट्री को? तो ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑब्जर्व दैट इफ दे वर अनेबल टू शो दैट देयर वे सेपरेट क्लास देन नो सेपरेट प्रोसीजर कुड बी अलाउड। आर्टिकल 14। The concern was regarding excess credit accumulation and multiple auditing and this need to be addressed. Compliance rating ये है क्या? आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है ये compliance rating, लेकिन कुछ ये कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके पास किसी का GSTN नंबर है और आपको ये देखना है कि इसने GSTN 1 और 3B टाइमली फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप देख पाएंगे? यस और नो? यस सर। यस, ये आप देख पाते हैं। ठीक बात है। लेकिन इसने अगर टाइमली फाइल नहीं किया और 1 to 10 तक का स्केल में इसको अगर रेट करना हो तो कहीं रेटिंग अवेलेबल है? नहीं, रेटिंग अवेलेबल नहीं है ना? यस सर। तो ये कंप्लायंस रेटिंग वो लेके आना चाहते हैं लेकिन अभी तक लेके नहीं आए और वो इसलिए लेके आना चाहते हैं। क्यों लेके आना चाहते हैं? बोलते हैं सर सप्लायर और रिसिपिएंट एक दूसरे को कंट्रोल कर नहीं सकता है। रिसिपिएंट को 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है, वो 180 डेज के अंदर पेमेंट किया या नहीं किया ये रेटिंग से आइडिया लग सकता है। करेक्ट है? आइए, there was a provision of reversal of ITC in the hands of recipients where the supplier did not upload invoices within a fixed period of time. सप्लायर के केस में भी है, सप्लायर अगर इसका इनवॉइस टाइम पे अपलोड नहीं करेगा तो इसको क्रेडिट डिनाई हो जाएगा और सप्लायर को भी रिसिपिएंट की चिंता की ये 180 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। He explained that it would help traders if defaulters were identified in advance to alert prospective customers, and keeping this in view, every GST registered taxpayer would be given a compliance rating. The council agreed to replace the word shall with the word may in this. The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that the council should have access to the metrics to the used to determine the rating. The council agreed to this suggestion. It was agreed to amend 138(2) by adding the phrase by the GST council at the end of the section. तो ये 149 में compliance rating पढ़ें, ये ऐड हुआ कि नहीं? एवरी रजिस्टर्ड मे बी असाइन, ठीक है, मेल कर दिया। पैरामीटर अभी तो पता ही नहीं है। प्रिस्क्राइब compliance rating score may be updated at periodic intervals and intimated to the registered person and also placed in the public domain in such manner as may be prescribed. तो ये GST काउंसिल इन्होंने तो लिखा नहीं है।
डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 141, 151 और 124। 151 पे हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया था, याद है आपको? पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ऑब्लिक स्टैटिस्टिक्स। 124 अगर वो जो पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं देते हैं तो फाइन लगेगा, उसी पर डिस्कशन है। द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम तमिलनाडु ऑब्जर्व दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव इक्वल पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स। आप देख रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी के लिए ये 151 जो डायरेक्ट एसएससी से मांगते हैं वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ। बताइए बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? आउटवर्ड सप्लाई फेक है या नहीं है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? रेट ऑफ टैक्स 5 होना चाहिए या 12 होना चाहिए, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? यानी कि आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? डिपार्टमेंट के। और आईटीसी मेरा एलिजिबल है या नहीं है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एसएससी का टैक्स पेयर। लेकिन होता क्या है, इसको तो टैक्स पेयर प्रूफ करता ही करता है, इसके लिए वो एविडेंस लेके जाता रहता है ना? जी। तो इससे बचने की कोशिश कीजिए, आप कोई भी एविडेंस आप दीजिए मत until unless as per law मांगा गया। Uttar Pradesh observed that in the original text, the burden of proof was on the taxpayer where he claimed exemption from tax and this provision should be retained. He explained that if a supplier made one supply valued at 15 lakh and he was within the threshold limit, would be no prescribed records to check the value of his other supplies, and in this situation, the burden of proof should lie with him to prove that his earlier supplies in the same financial year amounted to less than 5 lakh. The Honorable Chairperson observed that the burden of proof in such a situation would lie with the department, and observed that there were several judgments of court that assessments were quasi-criminal in nature, and so the onus of proof lay on the department. क्वासी-क्रिमिनल है, इसीलिए डिपार्टमेंट ही प्रूव करा। मर्डर का केस ये सब में कौन प्रूव करता है? पुलिस प्रूव करता है कि हाँ यही है, उसी के तरह से यहाँ डिपार्टमेंट प्रूव कर रहा है। जनरल पावर एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। एंटी प्रॉफिटरिंग में देखिए क्या हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा आईटीसी मिला तो उसका बर्डन आपको पास करना पड़ेगा, उसका बेनिफिट आपको पास करना पड़ेगा, यस और नो? एक्स्ट्रा आईटीसी क्यों मिल रहा है? ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर को एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था, यस, मिलने लगा, एक्स्ट्रा आईटीसी है। मैन्युफैक्चरर को एक्साइज का सबका मिलता था, ठीक है, लेकिन ट्रेडर को एक्स्ट्रा आईटीसी मिलने लगा तो उसको पास ऑन करना पड़ेगा। सर्विस इंडस्ट्री में गुड्स का इसको क्रेडिट मिलने लगा, इसको पास ऑन करना पड़ेगा। अगर कोई रेट ऑफ टैक्स पहले 12% लगता था प्री जीएसटी रिजीम में, अब उसको 5% कर दिया गया तो उसका बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा। अब भाई, some taxpayers could indulge in profiting in two different ways. One situation was that a retailer might not pass on the benefit of ITC of the embedded central excise duty component on a goods allowed under the transitional provision of the GST law and charge the customer the cumulative tax of C and S, claiming both the taxes had been imposed under the GST law. आज एक बात बताइए, जितने लोगों ने भी ट्रांस क्रेडिट लिया है उनको ये ट्रांस क्रेडिट का बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आज आप समझिए इस चीज को, समझिए। 116 ₹4 120, ठीक बात है। ये कितने में बेच रहा है? अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेते हैं, 10, 126, ₹4 वैट, 130, कितने में बेच रहा है? 130, 16 का उसको क्रेडिट मिल गया। यस। अब जब ₹16 उसको क्रेडिट मिल गया, ऊपर से अभी भी वो 130 में बेचता है या 126 में बेचता है और वैट लगा देता है 5 और 5, कितना हो गया? ₹136। तो ये जो ₹16 का इसको जो ट्रांस क्रेडिट के रूप में अवेल किया है, क्या उसको प्राइस अपना बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? घटाना चाहिए। घटाना चाहिए। तो ट्रांस क्रेडिट जितने भी रिटेलर हैं, दे हैव थॉट, दे आर थिंकिंग दैट कि ये उसका प्रॉफिट है,
एक्चुअली अगर आप ट्रांस क्रेडिट ले रहे हैं, दैट हैज टू बी पास ऑन। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन कुड बी a case where tax rate on a commodity was lowered in GST as compared to the existing combined rate of tax of excise and VAT, but the benefit of lower tax was not passed on to the customer by commensurate reduction in the price of the commodity. The Honorable Chairperson observed that the word may coupled with exercise of a duty would be read as shall, and that authority could be created by regulation under section 163, or the responsibility could be entrusted to the Competition Commission of India. मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में 171 निकालता हूं, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी अलग से बनाया है इन्होंने, यस और नो? Yes, sir. अलग से बनाया हुआ है, लेकिन Yes. अभी जो अमेंडमेंट आई, उन्होंने वो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को डिसॉल्व करके शायद 1 दिसंबर 2022 से उन्होंने ये सारा एंटी प्रॉफिटिंग का काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया है। A reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of ITC shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. The central government constitute an authority or empower an existing authority. The existing authority कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो सेपरेट अथॉरिटी बनाई थी वो खत्म कर दिया है, यही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। He further added that the law was very specific that this provision would apply only when the rate of tax was altered and not in other circumstances. Repeal and save, इसको छोड़ देते हैं। इसका सेक्शन कौन सा है? 167। ट्रांजिशन क्रेडिट का सेक्शन कौन सा है? वन 141 है सर। 141 है। हाँ 141 140 ट्रांजिशनल क्रेडिट का वो है। हाँ 140 से शुरू हो रहा है ना, 141 में जॉब वर्क वाला है और मिसलेंस 140 है। ठीक है। The CCT Karnataka explained that credit of entry tax was available in some states like Gujarat, and therefore it was indicated in brackets and it would be included in SGST laws only of those states. ट्रांजिशन क्रेडिट का मेरे पास तो मैं एक केस हैंडल कर रहा हूं ट्रांजिशन क्रेडिट का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। क्या मैं बोलना चाह रहा था? अच्छा, सेस को आप ट्रांजिट कर पाएंगे? जो सर्विस टैक्स में एक सेस लगता था, केकेसी नाम था उसका शायद, क्या इसका फुल फॉर्म क्या था? कृषि कल्याण सेस। यस, कृषि कल्याण सेस। इसमें बहुत डिस्प्यूट है। कृषि कल्याण सेस बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर ने इसको ट्रांजिट कर लिया है, लेकिन अमेंडमेंट भी है कि ये आप ट्रांजिट नहीं कर सकते, ये खत्म हो गया, लॉस्ट। तो उसी संदर्भ में एंटी टैक्स क्या ट्रांजिट कर पाएंगे? बोला गुजरात अगर लगाता था तो गुजरात के एसजीएसटी में लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं होगा। मैं आपको केकेसी दिखलाता हूं, इन्होंने इनबिल्ट किया है, मुझे याद आ रहा है। ये देखिए एलिजिबल ड्यूटीज है ना, ये 11 नंबर इन्होंने डिलीट किया है। यही ड्यूटी ट्रांजिट होगी, इसमें केकेसी नहीं लिखा हुआ है। ये एक्सक्लूजन में है। 11 नंबर में क्या डिलीट किया गया? नहीं लिखा हुआ। फिर देखिए कहीं उन्होंने पढ़ा है।
नहीं, चलिए देख लीजिए। क्रेडिट ऑफ एलिजिबल ड्यूटीज एंड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक टू बी अलाउड इन सच सिचुएशन, जो हम लोग ये पढ़ रहे थे, एलिजिबल ड्यूटीज। The Honorable Minister from Punjab stated that in their state VAT law there was a single point of taxation for some fast moving consumer goods, and tax embedded in the stock of such goods in the retail chain should also be available as ITC. तो इस पे ITC मिल रहा है single point taxation पे भी। The CCT Karnataka explained that excise duty was also embedded in the stock of goods lying with retailers as it was part of MRP, and that this section had a provision for allowing ITC on deemed basis for such embedded excise duty. He stated that the Rules Committee of Officers could also look at allowing ITC of embedded VAT through rules to be made in this regard. तो ये है ना as a presumption basis पे ये अलाउ कर रहे थे। आज बताइए रिटेलर के पास क्या एक्साइज इनवॉइस था? नो एक्साइज इनवॉइस, ना एक्साइज रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन रिटेलर के पास जो गुड्स पड़ा हुआ है उसमें एक्साइज एम्बेडेड था। तो उन्होंने कुछ रेशियो बना दिया था कि 60% हम अलाउ करेंगे, 40% अलाउ नहीं करेंगे एज एक्साइज ट्रांजिट क्रेडिट। स्पेशली आइसक्रीम केस में किया था उन्होंने। क्या हुआ था? आइसक्रीम डीलर्स के केस में 60-40। अच्छा, उसमें हुआ है। ओके ओके। लॉ में लिखा हुआ था या रूल्स में लिखा हुआ था? चलिए ठीक है। वर्स कॉन्ट्रैक्ट। The Honorable Minister from West Bengal stated that the definition of works contract should cover both movable and immovable property, as was the case in original text of the model GST law. He gave an example that the building of bus body on a chassis was also a works contract. The council agreed that the law committee of officer would look into it, but right now works contract relates only to an immovable property. मुझे एक बात बताइए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है? सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब मुझे बॉडी बिल्डिंग का बताइए, मैं चेसिस लेके गया, उसमें बॉडी बना के दी, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? कैसे चेक करेंगे, कौन सा सेक्शन से? कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, यही अगर शेड्यूल 2 में फॉल नहीं करता है तो यहां से चेक होगा। यस सर। इससे रिलेटेड, हाँ, इससे रिलेटेड सर्कुलर भी आया है, हमने पढ़ा भी है ना? अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग बनता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, बना बनाया उसके ऊपर रखना है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। यस सर, है ना? यही तो था सर्कुलर में। जी सर। ये इंटरेस्टिंग है शेड्यूल 4। अब मुझे एक बात बताइए, जो गवर्नमेंट है वो दो तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, एक स्टैट्यूटरी, दूसरा कमर्शियल। कमर्शियल में कौन कौन सा आएगा? रेलवे आएगा, फिर एयरलाइन तो बिक ही गया, पोस्ट ऑफिस आएगा, फिर माइनिंग राइट्स दे रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन राइट्स दे रहे हैं, यानी कि अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए बिजनेस एंटिटी। ठीक बात है। ये स्टैट्यूटरी सर्विस या तो आप एग्जेम्पशन में डाल दीजिए या इसको नो सप्लाई बना दीजिए, दो में से एक कीजिए। एग्जेम्पशन में डालने के लिए आपको नोटिफिकेशन लेके आना पड़ेगा, नो सप्लाई में आपको करने के लिए या तो आप नोटिफिकेशन का रूट या शेड्यूल 3 का रूट। ठीक बात है जी सर, यही करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, कमर्शियल एक्टिविटी को बोला एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू ए बिजनेस एंटिटी इज ए सप्लाई। ठीक बात है। मतलब इस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। ठीक बात है। अब इन्होंने बिजनेस एंटिटी को ये कहा कि बिजनेस एंटिटी कौन सा, बोला जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो, यानी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, तो वो बिजनेस एंटिटी है। फिर उन्होंने चेंज कर दिया, नहीं 20 लाख 10 लाख ये सब नहीं करेंगे, जो रजिस्टर्ड है वो बिजनेस एंटिटी। ठीक बात है, क्योंकि सेक्शन 24 में भी रजिस्टर्ड होगा। चेंज किया गया, ये बाद में अमेंडमेंट हुआ। इसके बाद ये क्या, पर ट्रांजेक्शन अगर 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्पशन में आएगा। तो दो लेवल पे एग्जेम्पशन दे दिया, एक तो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड अगर है तो वो टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन उसमें भी एक सब एग्जेम्पशन दे दिया कि इनवॉइस वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए।
तो ये पूरी कहानी है। अगर टैक्सेबल सप्लाई है तब भी गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, रिवर्स चार्ज पे इसी बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात है। इसमें जो मॉडल जीएसटी लॉ में एक शेड्यूल 4 था जो इसके बारे में बात कर रहा था, स्टैट्यूटरी सर्विसेज के बारे में। ये स्टैट्यूटरी सर्विसेज में जो डिस्कस हो रहा है वो एग्जाम्पशन का रूट लें या नो सप्लाई का रूट लें। और ये नो सप्लाई का एक शेड्यूल 4 उन्होंने बनाया था जो अब दिखाई नहीं दे रहा है, नजर ही नहीं आ रहा। आइए, he explained that under the Finance Act 15, all services provided by the government to private entities were made taxable on reverse charge basis except those exempted by various notification as compiled in this circular issued by the TRU. He gave an example of और ये सर्विस टैक्स के जमाने से है। He gave an example of service tax leviable on the right of way given on government land for laying pipelines. The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat informed that pipelines of companies like GAIL, ONGC were permitted to be laid on government land without charging any rent or charge. The Honorable Deputy Chief Minister of Delhi observed that the same principle was followed for laying fiber optics cables. The Secretary to the Council explained that exemption to government activities, services through a schedule in the Act was very inflexible, and it would be desirable to operate these exemptions through a notification so that greater flexibility could be exercised in bringing certain services in the tax net at a future date without making an amendment in the GST law. GST law में मतलब हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना एसजीएसटी चेंज कर रही है, सेंटर अपना जीएसटी चेंज कर रही है, तो बड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज था। He therefore suggested to delete Schedule 4 except the entry at Clause 4 relating to exemption to government services for diplomatic or consular activities, citizenship, etc., and to make decision in the council that all government services listed in Schedule 4 shall be exempted through a notification. The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat observed that several special purpose vehicles fully owned by the government had been created to carry work like state road services, metro planning, urban development planning, etc., and these should not be taxed. अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल देखिए क्या है। स्पेशल पर्पस व्हीकल में जो शेयर होल्डर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई पीएसयू भी हो सकता है, और गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई अथॉरिटी हो सकती है। करेक्ट है। ये गवर्नमेंट के लिए टेंडर निकालती है, तो ये काम गवर्नमेंट के लिए काम करेगी। बताइए ये सेपरेट एंटिटी होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? अरे बता दीजिए। इसको एक सेपरेट पेन लेना पड़ेगा। दे विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। ये सप्लायर बन जाएगा, ये रिसिपिएंट बन जाएगा। इसको टैक्सेबल करें या एग्जाम करें? एग्जाम करें। एग्जाम्शन में आप देखेंगे तो ये एग्जाम्शन में एंट्री नंबर 3A इसमें भी अमेंडमेंट आया था जो हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ कि प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, 25% का मटेरियल, याद है आपको? यस सर। हाँ, ये सब है उसमें। Council could agree upfront that no tax would be chargeable in respect of entries contained in Schedule 4. The Commissioner amplified that in GST law, registration had to be taken if aggregate turnover of a supplier, including the exempt supply, crossed 20 lakh, and that if a government hospital whose value of supply of exempted health services was say 50 lakh, and it also rented out a shop for an annual rent of 5 lakh, the government hospital would require to be registered and pay tax on the rent received. Definitions. ये एग्रीकल्चर का डेफिनेशन है। Gujarat informed that the idea behind defining agriculturalists was to exempt farmers from registration under GST, and if it was not provided, then growers of sugarcane or groundnut would need to take registration and pay tax. He stated that on such product tax could be charged on reverse charge basis. ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन he suggested that मतलब एज एन एग्रीकल्चरिस्ट उस फार्मर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं वही पॉइंट बता भी रहा था, याद रखिएगा। एन एग्रीकल्चरिस्ट, मान लीजिए शुगर कैन टैक्सेबल सप्लाई है, ग्राउंडनट टैक्सेबल सप्लाई है,
और ये एग्रीकल्चर शुगर कैन और ग्राउंडनट उगा के बेचता है। ठीक बात है। टैक्सेबल या इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? हेलो, याद है मैंने आपको कहा था एग्रीगेट टर्नओवर में एग्रीकल्चरिस्ट का कोई भी आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगा, बिकॉज इन पर्सन इसी को एग्जम्पशन दी गई है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन का। तो वही बात यहां भी है। He suggested that another alternative could be to remove the definition of agriculture and only have a definition of agriculturist. The Principal Secretary Odisha stated that under the Odisha VAT law, there was no definition of agriculture and only specific products were exempt. He stated that in his state, paddy was charged to VAT under reverse charge. एक मिनट, the Honorable Chairperson observed that states like Tamil Nadu and Odisha had argued for specific exemption for products rather than a generic exemption. He elaborated that all the produce that came out of land like paddy, wheat and pulses could be exempted, as also other products like poultry, egg or milk, but the council might not want to exempt high-end products like prawn and salmon. He further observed that if the definition of agriculture was to be based on process, like then in income tax, it would be limited to land-related produce, whereas the views in the council was to expand definition of agriculture to include products like milk, chicken, egg, which supplemented a farmer's income. आज के डेट में जो definition of agriculture है, agriculturist है, which that is only related to land, not otherwise. He pointed out that internationally, as per WTO definition of agriculture products, covered under this were normally be treated as agriculture product, with certain exceptions like fish and fish product, with certain additions like raw silk, wool and raw cotton falling in chapters. This he explained that exemption could be given product wise, as for instance wheat could be exempted but its product like biscuit could be charged to tax, और ऐसा ही हो भी रहा है। The Honorable Minister from Kerala observed that if agriculture and commerce were to be connected, then the agricultural part could be kept out of the tax and commerce part could be taxed, यानी कि प्रोसेसिंग करने के बाद। पावर टू वेव पेनल्टी सेक्शन 128, एक बार 128 देखते हैं क्या। वेव पेनल्टी वेव करने का या फी वेव करने का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन किसके रिकमेंडेशन से? काउंसिल का रिकमेंडेशन। काउंसिल के। काउंसिल का। क्या कमिश्नर वेव कर सकता है? नहीं। इनकम टैक्स में तो है कमिश्नर पेनल्टी और लेट फी वेव कर सकता है। इनकम टैक्स में आप देखिएगा पढ़िएगा कमिश्नर के पास पावर है, लेकिन यहाँ पर कमिश्नर के पास पावर नहीं दिया गया है। किसको पावर? कमिश्नर को पावर दे दिया गया होता तो क्या होता, आपके ऊपर लेट फी लगाई गई होती, फिर पोर्टल का काम ही, पोर्टल को आप बाईपास करके आप कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन देते, अपनी कहानी बताते और कमिश्नर के पास डिस्क्रिप्शन होता वो वेव करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक बात है। यस सर। अब इसमें जो डिस्कशन हो रहा है ये कह रहे हैं कमिश्नर को पावर, पहले पावर दी गई थी। The secretary to the council stated that this provision was meant to help small taxpayers who might feel harassed if penalty was imposed for not filing returns in the initial period of implementation of GST. The secretary to the council suggested another approach, that council could exempt certain classes of people from the provisions of 85 etc dealing with offences and penalties and general penalty. The Honorable Minister from Uttar Pradesh suggested an alternative approach to reduce the penalty limit for certain classes of taxpayers, or to provide that for 1 year after implementation of GST, no penalty to be imposed on taxpayer up to a turnover of say rupees 50 lakh. दिखलाता हूं मैं।
ये देखिए पहले ये वाला लॉ था कि अगर एसएससी प्रूव कर देता देयर वाज अ रीजनेबल कॉज फॉर द सेड फेलियर और दैट ही हैड मेड अ रीजनेबल अटेम्प्ट टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू अवॉइड सच फेलियर, तो पेनल्टी और लेट फीस में बी वेव्ड। लेकिन अब इन्होंने जीएसटी उसको काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही पेनल्टी वेव हो रही है। तो मैं आपको बार बार बता रहा था कि अगर लेट फीस या पेनल्टी है तो उसको कोर्ट में अगर चैलेंज करता है रिट के द्वारा तभी कुछ बेनिफिट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेक्शन 16, आज के डेट में मुझे एक बात बताइए, पाइपलाइन और टेलीकम्युनिकेशन टावर पे आईटीसी एलिजिबल या इनएलिजिबल? हाँ जी, इनएलिजिबल इनएलिजिबल है, Yes, sir. Ineligible. ब्लॉक क्रेडिट है Yes. 17 में। The Honorable Minister from Karnataka observed that if ITC was given for pipelines and telecom towers, this would place the existing investors at a disadvantage vis-a-vis new investors whose capital investment per connection would be lower. मतलब पहले नहीं मिलता था, अब देंगे तो दिक्कत आएगी। ओके। The Secretary to the Council observed that if for telecom towers there was an issue regarding disrupting competition, the Council could consider allowing ITC for pipelines for conveying gas, etc., as they had considerable service tax liability. The Honorable Minister from Uttar Pradesh suggested to allow ITC for laying drinking water pipelines. तो आज के डेट में पाइपलाइन चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, गैस के लिए हो या किसी भी और चीज के लिए हो, सारा ब्लॉक्ड है। The Honorable Minister from Karnataka supported extending ITC to pipelines for conveying water for drinking and irrigation. The Honorable Minister from West Bengal informed that presently GAIL might be accounting for 80% of the pipeline business, but in future this could change and the beneficiaries could be other companies such as pipelines laid for transmission of coal bed methane. The council felt that the law should not result in competitive advantage to new players. After further discussion, it was agreed not to extend the benefit of ITC for pipelines and telecom towers. खत्म हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, ये इंटरेस्टिंग है, रियल एस्टेट अभी बता देते हैं आपको। आज के डेट में बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड खरीदने पे, सिर्फ लैंड के बताइए, लैंड खरीदने और बेचने पे स्टैंप ड्यूटी लगती है? Yes, sir. किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है स्टैंप ड्यूटी का रेवेन्यू कलेक्ट करने का? Street के पास। स्टेट के पास। ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी लगता है? नहीं। नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? नहीं, शेड्यूल 3 का पार्ट है। शेड्यूल 3 का पार्ट है, इसलिए नहीं लगता। ठीक बात है। आज मुझे एक बात बताइए, अगर शेड्यूल 3 से हटा दें इसको, तो इस लैंड के खरीद बेच पे स्टैंप ड्यूटी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगेगा एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज? सर्विस। सर्विस, क्योंकि गुड्स तो है नहीं, तो सर्विस है, एनीथिंग एवरीथिंग इज सर्विस। तो इस पे एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस इस पे लग जाएगा। ठीक बात है। अगर इस लैंड के ऊपर जीएसटी लग जाएगा तो सप्लायर ने रिसिपिएंट को लैंड बेचा, इस पे जीएसटी लग गया, तो इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसको मिलेगा। मिल जाएगा। अब इस लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग बनाता है, सीमेंट ये सब खरीदता है, तो इसके ऊपर भी उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। मिल जाएगा। फिर इस पे बिल्डिंग बना के जो बेचता है तो आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लग जाएगा। यस सर। और ये आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी लगा, ये जितना भी आईटीसी लैंड पे लगा या बिल्डिंग मटेरियल पे लगा, सब इस पे एडजस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में हो क्या रहा है? ब्लॉक ने सारा ब्लॉक। बिल्डिंग मटेरियल पे आईटीसी ब्लॉक। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि लैंड और बिल्डिंग नो सप्लाई है। ठीक बात है। अब देखिए कहानी, देखिए समझिए, पूरा रियल एस्टेट का इंडस्ट्री। आज बनी बनाई बिल्डिंग, अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और मैंने बुकिंग कर ली,
इस बुकिंग अमाउंट पे आईटीसी लगेगा नहीं लगेगा, क्या जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लग लगेगा। जाएगा। ठीक है, इसमें मान लीजिए 1000 फ्लैट बनने थे, इसमें 800 तो लॉन्च के वक्त बिक गए, 200 बनने के बाद बिके, 200 बनने के बाद बिके। अब मुझे बताइए क्या सिचुएशन बनेगी? 800 के ऊपर लगेगा और 200 के ऊपर नहीं लगेगा। 800 पे जीएसटी लगेगा, हाँ। इस पे नहीं लगेगा। यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये जितना भी आईटीसी है इसको अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा। यस 800:200 यस रूल सर। 42-43 लग जाएगा। यस यस और नो? यस सर। तो अगर आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तब तो आपको आईटीसी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये सब हूँ, बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे आईटीसी ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक बात है? ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा है यहां पर, और काउंसिल ये चाहता है जिसके ऊपर आईटीसी लगे, स्टैम्प ड्यूटी हट जाए, है ना? तो इनको करना क्या चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। इनको स्टैम्प ड्यूटी हटाए नहीं, स्टैम्प ड्यूटी भी लगने दे और जीएसटी भी लगने दे, लेकिन बहुत कम लगने दे। देखिए क्या डिस्कस करते हैं। He pointed out that under the Constitution, states had power to charge stamp duty on transactions in land and building, and that the rate of this duty ranged from 5 to 6%. He emphasized that under this agenda item, no change in the scheme of stamp duty was proposed, as entry 63 of the state list of Schedule 7 of the Constitution empowering states to charge stamp duty remained intact. तो Constitution तो change होगा नहीं, तो stamp duty तो हट ही नहीं सकता। He pointed out that today there existed a dichotomy in rates of service tax on property depending upon the fact that whether it was brought as an under construction property which attracted service tax, or as a ready built property after obtaining completion certificate which did not attract service tax. He explained that this created a cost arbitrage of about 6% in favor of buying ready built property. 6% आपको सस्ते में मिल सकता है अगर आप बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। He stated that in addition there were embedded taxes as no ITC was available on inputs like steel, cement, floor tiles, sanitary fitting, etc. used in construction of the property. Sri Arvind Subramaniam stated that the cost arbitrage between ready-built and under construction property could range between 6 to 18% due to embedded tax. In view of this, the secretary to the council proposed that GST could be imposed on supply of land and building, and the rate could be 12 to 18% with provision to block refund if there was an incidence of duty inversion between input tax and output tax on the final supply. He stated that such a measure would take care of the present anomaly of taxation between constructed and under construction property. आने वाले समय में याद रखिएगा रियल एस्टेट के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब हो सकता है 10 साल लग जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तो अमेंड कर दिया सारा कुछ। The secretary to the council stated that another important consideration for introducing this agenda item was that if sale of property was considered as supply and tax was charged at the rate of 18%, it would complete the ITC chain and there would be greater incentive to buy tax-paid inputs like cement, steel, sanitary fittings, tiles, etc. The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat stated that levying GST on land and building would put additional burden on the small house owners. The Honorable Minister from Telangana observed that after demonetization, the real estate business had suffered, and introduction of GST on it would further worsen the situation. The Commissioner CPEC stated that if tax was imposed on resale of property, say hotel, this would help in claiming ITC and lowering the cost of business for the buyer of the hotel. He also stated that the charging GST on resale of the property would also capture the value addition over a period of time. He observed that all fittings and raw material used in building would largely be tax paid, and this was presently an additional tax gain for the state as no ITC was available on them. He expressed that the proportion of evaded items like steel, cement, etc. might not be very high. Observe that low cost housing could remain exempt from GST. अब बता रहे कि भैया लो कॉस्ट पे टैक्स अगर आप जीएसटी लगा देंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो कह रहे कि उसको एग्जाम कर देंगे। He further observed that the final effective rate of tax on the consumer would not change
but there would be greater flow of ITC and self-policing mechanism would come into play. The Honorable Minister from Punjab stated that for a residential property, ITC could not be availed. He observed that the Transfer of Property Act gave power to states to levy stamp duty on transfer of property after completing the paperwork. He informed that in Kerala, rebate of stamp duty was given against payment of VAT. अच्छा, या तो stamp duty दे दो या VAT दे दो. He further stated that cement etc. were not obtained from grey market as this could risk collapse of the building. He emphasized that stamp duty was a source of revenue for the state government and it should be left with the states. The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that the proposal under this agenda item appeared to be unconstitutional as stamp duty was constitutionally retained. He also added that the definition of goods in the constitution did not include land and building. अच्छा, ये goods का definition में obviously land and building नहीं आएगा क्योंकि service है ये. The Honorable Chairperson summed up the two broad viewpoints, namely that incidence of tax was likely to go up and other that the tax amount would remain the same due to availability of ITC on inputs used as construction material. The Chief Economic Advisor stated that if GST was extended to land and building, it would be a transformational GST and would also have a strong anti-corruption, anti-black money signaling. He reminded that the House that internationally GST was charged on the supply of property. The Honorable Chairperson observed that this idea was transformational, but instead of introducing it at this stage, this suggestion could be revisited after a year or so of the GST implementation. ये सब कंपनसेशन का है. कंपनसेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो गया. We completed 7th GST काउंसिल मीटिंग. चलिए, किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें. कुछ नहीं.